নমস্কার, নিউজ আইকনের বিশেষ অনুষ্ঠান ডক্টরস অন কলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি সুস্মিতা। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও আমরা বিভিন্ন রোগ এবং তার যে সমাধান রয়েছে সেই সব বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো আজকে আমরা বিশেষত হার্টের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার যে সমাধান রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং তার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আলোচনা করার জন্য উপস্থিত রয়েছেন আইএলএস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর হেমন্ত কুমার গার্গ, डीएम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। सर, आपको स्वागत है हमारी स्टूडियो में। तो जो ये जो हार्ट अटैक जो है ये अपने आप ही एक बहुत बड़ा मतलब अटैक है, क्योंकि इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो इसके लिए लोगों को मतलब डेथ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगी कि आप हमारी जो दर्शक है उसको बोलिए कि ये जो हार्ट अटैक क्या है। देखिए, हार्ट अटैक बेसिकली मैं आपको बेसिक समझाता हूं। बॉडी के हर हिस्से को काम करने के लिए ब्लड चाहिए। किसी भी हिस्से को अगर ब्लड मिलना बंद हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। जैसे हम लोगों का ये हाथ है, उंगली है, उंगली के ऊपर ब्लड वेसल्स हैं। अगर मान लो हम लोग इसको बंद कर लेते हैं, बचपन में आप खेलते होंगे, बैग में रबड़ बैंड लगा लेते होंगे, है ना, किया होगा, हर आदमी करता है, तो देखते होंगे नीला पड़ जाता है उंगली। हाँ। क्यों पड़ जाता है नीला? क्योंकि ब्लड फ्लो जाना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही हार्ट के ऊपर 3 नलियां रहती हैं जो हार्ट की मसल्स को लगातार ब्लड सप्लाई करती रहती हैं। अच्छा। तो अचानक से कोई नली में अचानक से अगर रुकावट हो जाती है, ब्लड फ्लो जाना बंद हो जाता है, तो हार्ट की मसल्स को ब्लड मिलना बंद हो जाता है। ब्लड मिलना मतलब उसको ऑक्सीजन सप्लाई, मसल्स को न्यूट्रिशन, क्योंकि ब्लड है ऑक्सीजन देता है, मसल्स को न्यूट्रिशन देता है, तो अचानक से मिलना बंद हो जाता है और हार्ट काम करना कम कर देता है। एक तरह से वो हार्ट पे अटैक हो गया, तो इसीलिए इसका नाम हार्ट अटैक बोला गया है। अच्छा, तो ये हार्ट अटैक का जो सिम्टम्स क्या होता है? हार्ट अटैक का सिम्टम्स देखिए, हार्ट अटैक और एंजाइना, एंजाइना अलग चीज है, हार्ट अटैक अलग चीज है। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, ठीक है, छाती में दर्द, मैं बैठा हूं, है ना, मैं ठीक हूं, लेकिन जब मैं चल रहा हूं, थोड़ा एक्टिविटी कर रहा हूं, थोड़ा काम कर रहा हूं, सीढ़ी चढ़ रहा हूं, है ना, तो मेरे को छाती में दर्द होने लगता है। ऐसे लगता है कि मेरी छाती के ऊपर कोई दबाव पड़ गया है, सांस लेने में घुटन महसूस हो रही है, ऐसा एक सिम्टम होता है। और फिर बोलता है कि मैं उसके बाद बैठ गया, थोड़ी देर रेस्ट लिया, उसके बाद मेरा सिम्टम ठीक हो गया, तो वो बेसिकली एंजाइना हुआ। अच्छा, ठीक है ना। तो हार्ट वो बेसिकली क्यों हुआ है? क्योंकि हार्ट का जो आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज है, मतलब 80% 90% ब्लॉकेज है, ठीक है। अब हार्ट अटैक क्या हुआ? हार्ट अटैक उस एंजाइना का सीवियर फॉर्म हो गया। जो उसको पेन हो रहा है, जो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो घुटन हो रहा है, वो बढ़ जाता है, वो ठीक नहीं होता है। तो जनरली जो हार्ट अटैक का जो सिम्टम है, सीवियर चेस्ट पेन, जो बुक्स में बोला जाता है या जो आम आदमी जब जानते हैं कि छाती में दर्द होगा, सीवियर पेन होगा, ऐसे लगेगा छाती के ऊपर, देसी भाषा में बोला जाए तो बोले भूत चढ़ गया है, मतलब बहुत दबाव पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और दर्द जो है, जो पेन है, वो धीरे धीरे सीवियरिटी करके बढ़ता रहता है। अच्छा, है ना। और जो दर्द है हमारा जनरली लेफ्ट हैंड में जाता है। अच्छा। लेफ्ट हैंड में भी जा सकता है, हालांकि जो दर्द है अपने जॉ में भी जा सकता है, बैक में भी जा सकता है, लेकिन हार्ट अटैक का दर्द कभी लोअर जाके ऊपर नहीं जाएगा और अम्बलाइकस के नीचे नहीं जाएगा, समझ ना। मतलब हार्ट अटैक का जो दर्द है वो कहीं पे भी हो सकता है। जो टिपिकल जो प्रिस्क्राइब किया गया है ऐसा हार्ट अटैक दाएं साइड जाता है, छाती को दबाव पड़ रहा है, सिर्फ 50% लोगों में मिलता है। खासकर फीमेल्स, ओल्ड एज, जिनका एंजियोप्लास्टी हो चुका है, जिनका बाईपास हो चुका है, जिनको डायबिटीज हुआ है, उनको जनरली पेन नहीं भी होता है। अच्छा, मतलब कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि मेरे को पेन, मतलब हार्ट अटैक हुआ है। अचानक से उसका ईसीजी कराया जाएगा तो बोलेगा कि नहीं मेरे को हार्ट अटैक, कैसे बोल सकते हैं डॉक्टर साहब आप हार्ट अटैक हुआ है ना। लेकिन कई बार पेशेंट को सिम्टम भी नहीं होता है कि हार्ट अटैक हुआ है, जस्ट कई बार गैस, जो बोलता है गैस बन गया था मेरे को, है ना। तो इस कंडीशन में पेशेंट मतलब क्या करे, कैसे उसको पता चलेगा कि उसका हार्ट अटैक है? जो मैंने आपको बताया टिपिकल जो सिम्टम है वो तो सिर्फ 50% लोगों में मिलते हैं। हाँ। और जो एटिपिकल सिम्टम है, जैसे मान लो हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक होने के बाद उसको डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटीज का अगर क्रॉनिक डायबिटीज है तो उसको चेस्ट पे नहीं होता है, तो अचानक से हार्ट अटैक हुआ तो बीपी कम होगा। अच्छा। बीपी कम होने की वजह से क्या होगा, उसको थोड़ा कमजोरी जैसा फील होगा, है ना, हाथ पैर ठंडा पड़ जाएगा, है ना। बीपी कम होने की वजह से वो चक्कर भी आ सकता है। तो हार्ट अटैक का बहुत सारे सिम्टम्स हैं, है ना, बहुत सारा मतलब
50% केसेस में तो पता चल जाता है कि पेशेंट को कि मेरे हार्ट अटैक हुआ है। 50% पेशेंट खुद कंफ्यूज रहता है कि है कि नहीं। अगर कम से कम अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है, चक्कर आ रहा है, वीकनेस हो रहा है, खासकर ओल्ड एज हैं, डायबिटिक हैं, तो एक ईसीजी करा लेना चाहिए। बिना ईसीजी के डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल है कि हार्ट अटैक हुआ है। मतलब ये जो हार्ट अटैक होने के पहले और उसके बाद का जो सिम्टम्स अलग होते हैं, एक ही है। हार्ट अटैक होने से पहले का जो प्री हार्ट अटैक होने के पहले, प्री हार्ट अटैक पहले तो कोई सिम्टम ही नहीं होगा। अच्छा, वो तो हार्ट अटैक होने के बाद ही सिम्टम होगा। अच्छा, जो चेस्ट पेन होता है, क्या सभी चेस्ट पेन क्या हार्ट अटैक का ही इंडिकेट करता है? देखिए, हमारा चेस्ट में हमारा स्किन भी है, मसल्स भी है, बोन भी है, नर्व्स भी हैं। तो हर जो भी दर्द है आपका बोन की वजह से भी हो सकता है, स्किन की वजह से भी हो सकता है, मसल्स की वजह से भी हो सकता है, नर्व्स की वजह से भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे स्टमक भी है ना, तो अल्सर की वजह से भी हो सकता है। गॉल स्टोन है इधर, गॉल स्टोन की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। तो हर छाती का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है, और हर हार्ट का दर्द भी हार्ट अटैक नहीं होता है। हार्ट में भी और कुछ तरह की बीमारियां हैं जिनकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। तो बेसिकली ऐसे 5 कॉमन जो सिम्टम्स है आप बोलेंगे तो अच्छा होगा, जिससे पता चले कि लोगों को उसका हार्ट अटैक है। जो मैंने आपको बताया कि छाती में दर्द होना, छाती में दर्द वो लगातार बढ़ता है। अच्छा। पेशेंट को ऐसा सीवियर पेन होता है, मतलब पेशेंट को जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया रहता है। साथ में उसके सांस लेने में तकलीफ होना, है ना, और बीपी कम होने की वजह से चक्कर आना, कमजोरी फील होना, है ना, दिल का धड़कन अचानक से बढ़ जाना या दिल का धड़कन अचानक से कम हो जाना। और खासकर फीमेल्स या ओल्ड एज के अंदर उनको ऐसा लगता है कि इस तरह मान लो गैस बन गया है, देसी भाषा में अगर बोला जाए तो ये भी एक, अगर मान लो कोई एक हाई रिस्क पेशेंट है, एक मान लो ओल्ड पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो अगर उसको अचानक से बहुत ज्यादा ही गैस बन गया है, एंटासिड खाने से कोई ठीक नहीं हो रहा है, तो कम से कम किसी जी करा लेना चाहिए ऐसे पेशेंट को। अच्छा, तो ये हार्ट अटैक होने का कारण क्या है? क्यों लोगों को ये हार्ट अटैक होता है? देखिए, क्या रहता है कि बॉडी में धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल, जो आर्टरीज हैं, पूरे ब्लड की जो पूरे बॉडी की जो आर्टरीज हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है धीरे धीरे करके। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अच्छा। 10-12 साल की उम्र की बाद से कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी की आर्टरीज में। मोस्टली वो हार्ट की आर्टरीज में जमा होता है। तो जैसे 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 समय बीतता है तो जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना चालू हो जाता है, और ब्लॉकेज धीरे धीरे करके बढ़ता है। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ता है। जनरली 80% केसेज में, मतलब जब तक 80% ब्लॉकेज, 70% ब्लॉकेज नहीं हो जाता, जब तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है। अच्छा। 70% के ऊपर पेशेंट को सिम्टम फील होने लगता है। अगर मान लो हार्ट की आर्टरी में अगर 80% ब्लॉकेज हो गया, तो पेशेंट जब बैठता है, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में, पेशेंट मान लो अपना डेली मतलब बैठा हुआ है या नॉर्मल वॉक कर रहा है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट रेट है, जो दिल का गति है, 1 मिनट में जो धड़कने का दिल का गति है, वो 70 से 80 रहता है। तो 80% ब्लॉकेज के बावजूद भी 20% ब्लड फ्लो से ब्लड हार्ट की मसल्स को इतना ब्लड मिल जाता है। लेकिन वो कोई एक्टिविटी करता है, मान लो सीढ़ी चढ़ने लगा या कोई एक्सरसाइज किया या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से उसका दिल का गति बढ़ा, टैकीकार्डिया हुआ, मतलब हार्ट 1 मिनट में 130-140 धड़कने लगा, उस समय ऑक्सीजन कम मिलता है, तो उस पेशेंट को तकलीफ होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, डिस्नी होने लगता है। तो ये एक अर्ली सिम्टम हो गया आपको। मतलब अगर कोई पेशेंट है, वो बोलता है कि मतलब बैठने से मेरे को कोई तकलीफ नहीं होता, लेकिन मैं सीढ़ी अगर तेजी से चलता हूं तो मेरे को तकलीफ होने लगता है, सांस फूल जाता है, छाती में दर्द हो जाता है, फिर मैं बैठ जाता हूं तो मेरे को ठीक लगता है। तो ये इंडिकेट करता है कि पॉसिबिलिटी है कि उसको हार्ट की आर्टरीज में 70 to 80% ब्लॉकेज हो गया है। अगर ये 100% हो जाता है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है, तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो हार्ट अटैक होने के बाद लोगों को, तो पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, लेकिन तुरंत हम घर में कुछ ऐसा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है? इसका हार्ट अटैक का कोई ऐसा कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है नहीं, इसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट ही रहना पड़ेगा। लेकिन ट्रायल्स में ऐसा पाया गया है कि सिर्फ एस्पिरिन का जो टेबलेट होता है, अगर किसी को हार्ट अटैक तुरंत अगर एस्पिरिन का अगर टेबलेट दे दिया जाए, तो हार्ट अटैक की वजह से 50% तक मौत जो है वो टाली जा सकती है, सिर्फ एस्पिरिन की टेबलेट देने से। अच्छा, जितना जल्दी मिल जाए।
अच्छा, तो कौन सी एज में ये हार्ट अटैक होने का रिस्क ज्यादा होता है? देखिए, आज की डेट में देखा जाए तो जो इंडिया के अंदर देखा गया है, जो मोस्ट कॉमन हार्ट अटैक हो रहा है मेल्स के अंदर 40 से 50 साल की उम्र में। 70% हार्ट अटैक के पेशेंट 40 टू 50 ईयर्स की एज में आते हैं। फीमेल्स में 70% केसेस 50 टू 60 ईयर्स की एज में आते हैं। हमारा इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज में मेल्स में 50 टू 60 ईयर्स है, मतलब हम 10 साल आगे हैं। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में जो हार्ट अटैक 50 साल में होता है, इंडिया में 40 ईयर्स में हो जाता है। तो क्या वजह होगी ये जो वेस्टर्न कंट्री में इतने देर में हार्ट अटैक आती है लोगों को, और हमारी जो इतना जल्दी लोगों को आती है? एक तो हमारा जेनेटिक रीजन है। अच्छा। जेनेटिक, हम लोग इंडियंस जेनेटिक बहुत प्रीडिस्पोज हैं हार्ट अटैक के लिए। दूसरा क्या है कि हम लोगों के इंडियंस का हाइट कम है। वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों का हाइट ज्यादा है, तो उनकी जो आर्टरी है, आर्टरी मोटा है। अच्छा। जिस तरह मान लो कोई आर्टरी 3 का है या 4 का है और कोई आर्टरी 3 का है, तो ब्लॉकेज किस में जल्दी होगा? जो पतला आर्टरी है, पतला पाइप, मान लो पाइप में पानी जा रहा है, एक मोटा पाइप है, एक पतला पाइप है, तो पतले पाइप में जल्दी ब्लॉकेज होगा, मोटे पाइप में लेट ब्लॉकेज होगा। तो ये भी एक कारण है। और दूसरा हम लोगों का खाना पीना, और अब धीरे धीरे करके जो हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ये सब जो चीज हो रहा है उसकी वजह से। हाँ, इंडिया में बहुत अर्ली मतलब एज में ही लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसका कारण थोड़ा डिस्कस करेंगे तो। देखिए, इंडिया में जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अपना सबसे पहले तो जेनेटिक रीजन है, ठीक है ना। 50% आप जेनेटिक रीजन ही मान के चलिए। आपने देखा होगा कि बहुत जैन मारवाड़ी लोगों को देखा होगा, है, कुछ नहीं खाते हैं फिर भी बोलते मेरे कैसे हार्ट अटैक हो गया, है ना। कुछ मुस्लिम लोगों को देख लीजिए, बचपन से चिकन मटन हर मतलब डेली खाते हैं, फिर भी 90 साल तक जी जाते हैं, है ना। तो खाना पीना तो एक अपनी अलग जगह है। सबसे बड़ी चीज है जेनेटिक। अगर आपका जेनेटिक है, अगर मान लो आपको फैमिली हिस्ट्री है, फादर मदर, आपकी फैमिली में अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको होना तय है। अच्छा, ठीक है ना। तो सबसे मेन है जेनेटिक। अगर आप जेनेटिक है तो आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सिर्फ उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। मतलब अगर घर में कोई फादर या मदर को होगा तो आपको होना तय है। मतलब आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप उसको डिले कर सकते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल डिले कर सकते हैं, लेकिन उसको आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तो ये देखा जाए कि मतलब अब हमारी जो लोग हैं, जैसे कि दादाजी से उनसे पहले भी लोग हैं, उन लोगों को डिजीज कम होता था, लेकिन अभी कम होता था। देखिए, पहले जो उसमें डायग्नोसिस नहीं होता था। अच्छा। उसमें एवरेज लाइफ क्या था, अगर आप देखिए तो आज की डेट में मेडिकल साइंस बढ़ रहा है तो एवरेज लाइफ बढ़ रहा है। पहले सडन डेथ होता था, लेकिन आपको कोई रीजन नहीं होता, कोई एक्सप्लेन नहीं होता था। आज की डेट में डायग्नोसिस हो रहा है, आपको किस वजह से मौत हो रही है आपको पता चल पा रहा है। पहले जमाने में पता नहीं चलता था। तो और हार्ट अटैक का इंसिडेंस तो वैसे भी बढ़ ही रहा है देखा जाए तो। कारण क्या है कि हमारा डायबिटीज बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, स्मोकिंग। आज की डेट में बच्चों को देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे सब स्मोक कर रहे हैं। अब अपना फास्ट फूड कितना चल रहा है। जब से जोमेटो आया तो मेरे ख्याल से आप भी कितनी बार बाहर का खाना खाते होंगे, घर में कितना खाना बनाते होंगे, है कि नहीं। फास्ट फूड चल रहा है, वो तेल कौन सा इस्तेमाल करता है ना। तो ये सब चीजें हैं। ओबेसिटी कितना बढ़ रहा है, और वर्क प्रेशर कितना है, आप समझ रहे हैं। आपको भी वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होगा जरूर, है कि नहीं, कितना स्ट्रेस में रहते हैं। तो यही सब कारण है जिनकी वजह से हार्ट अटैक जल्दी होने लगा है। तो आपने कुछ देर पहले कहा कि मेल्स से फीमेल में थोड़ी देर से हार्ट अटैक होते हैं, तो इसका क्या कारण रीजन है? देखिए, फीमेल्स में जब तक मेंसेस हो रहा है, फीमेल्स में मेंसेस के जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रहता है, वो फीमेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। अच्छा। तो जैसे ही उनका मेंसेस खत्म होगा, पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में उनको अचानक से रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फीमेल्स अगर पीसीओडी है या डायबिटीज है या फैमिली हिस्ट्री है, जब ही उनको हार्ट अटैक होगा प्री मेनोपॉजल पीरियड में। अगर ये 3 नहीं है, समझ ना, 4 चीज हो गया। एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, पीसीओडी है, डायबिटीज है या फैमिली हिस्ट्री है, ये 4 हैं, जब भी उनको प्री मेनोपॉजल पीरियड में हार्ट अटैक होने की संभावना है। नहीं तो उनको आफ्टर मेनोपॉज ही होगा हार्ट अटैक। अच्छा। तो जो हार्मोन है, जो फीमेल्स हार्मोन प्रोटेक्ट करके रखते हैं हार्ट अटैक। तो
एक तो मेन कॉमन रीजन तो ये है कि सिम्टम्स है कि चेस्ट पेन सभी को होगा, लेकिन चेस्ट पेन सभी को नहीं होगा। 50% केसेज में चेस्ट पेन होगा, 50% केसेज में पता ही नहीं चलता है। अच्छा अच्छा। तो मेल और फीमेल जो पेशेंट है उन लोगों का कॉजेज भी अलग अलग नहीं, कॉजेज तो मोटा मोटी सेम ही है। हार्ट का आर्टरी बंद होना है। अच्छा, किसी भी तरह से हार्ट का आर्टरी बनना है तो हार्ट अटैक होगा। तो हार्ट अटैक का जो रिस्क फैक्टर थोड़ा जानना चाहेंगे, 5 ऐसा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर भी मैंने आपको पूरा डिस्कस किया। एक तो जेनेटिक फैक्टर हो गया, डायबिटीज। इंडिया डायबिटिक हब बन रहा है। हाइपरटेंशन, अब डायबिटीज में भी अब देखा जाए तो जो देखा जाए तो अपना 50 साल के ऊपर देखा जाए तो हर 5 में से एक आदमी डायबिटिक है। अच्छा। अगर उनसे पूछा जाए आपका शुगर कंट्रोल में रहता है, बोलेंगे हाँ कंट्रोल में रहता है। तो पूछेंगे कितना रहता है फास्टिंग शुगर, तो बोलेंगे 150, है ना। तो मतलब मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं, है ना। तो डायबिटीज है तो आपका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। फास्टिंग 100 के करीब रहना चाहिए। खाना खाने के बाद शुगर 140, 100 मतलब 170, 180 होना चाहिए, मतलब डायबिटीज। तीसरा हो गया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो 140 और 80, 140 और 80 के ऊपर बीपी है तो आपको हाई चांस है हार्ट अटैक होने का। और डायबिटीज पेशेंट है अगर हाइपरटेंशन है तो उनका बीपी आपको 130/80 ही रखना है। अगर 130/80 के ऊपर है तो मेडिसिन खाना है। ओबेसिटी, आज की डेट में अगर आप चले जाओ तो कलकत्ता चले जाइए, यहां भी चले जाइए तो कितने लोग ओबेस हैं। ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे करके देखा जाए तो। बीएमआई इंडेक्स देखा जाए तो 25-26 कॉमन हो गया है। वर्क प्रेशर, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल से इनडायरेक्टली हार्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन जब हम कोई भी जब अल्कोहल लेता है तो उसके साथ स्नैक्स लेता है। स्नैक्स पूरा ऑयली, पूरा वो सब रहता है। और जब भी अल्कोहल लेगा उसके साथ स्मोकिंग ले लेगा। जनरली टेंडेंसी रहता है, अल्कोहल लेगा तो स्मोकिंग साथ में हो जाता है। और जो हमारा तेल है, अभी इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पाम ऑयल यूज होता है। पाम ऑयल सबसे ज्यादा हार्ट की डिजीज को कराता है। गवर्नमेंट को तो पाम ऑयल को बैन कर देना चाहिए, लेकिन अभी आप त्रिपुरा में ही आप देखिएगा बांग्लादेश से बहुत ज्यादा पाम ऑयल आता है। और जितने भी ये रेस्टोरेंट लगा लीजिए, जितने भी ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, सब पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब बहुत डेंजरस है। तो इन्हीं सब के कारण हार्ट अटैक होता है बहुत ज्यादा। तो किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो उसे ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, हार्ट अटैक अगर हो जाता है तो तुरंत अस्पताल जाना है। और जब तक वो खून की आर्टरी जो मैंने आपको बताया ब्लॉकेज अगर नहीं खुलेगा, वो हार्ट अटैक ठीक नहीं होगा। अच्छा। अगर मान लो आपका उंगली यहां पूरा बंद कर दिया जाए, ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए, तो क्या होगा उंगली को बताइए? अगर बिल्कुल बंद कर दीजिए, ब्लड ही जाना बंद हो जाए तो क्या होगा? उंगली नीला पड़ जाएगा। नीला पड़ जाएगा। समय के साथ क्या होगा? काला होने लगेगा। हाँ। जब काला हो जाएगा उसको आप खोलिएगा तो क्या काला पोर्शन ठीक होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, वो तो डेड हो गया। अच्छा। नीला पोर्शन ठीक हो जाएगा लेकिन काला पोर्शन ठीक नहीं होगा। तो जब आपका अगर 100% आर्टरी बंद हो गया है, अगर देखिए कभी कभी हार्ट अटैक में देखते हैं कि 95-98% आर्टरी बंद रहता है, 2-3% ब्लड फ्लो जाता रहता है, वो एक ठीक बात है। लेकिन अगर 100% बंद हो गया तो हार्ट की मसल्स डेड होना चालू होने लगता है। जैसे मान लो आप हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अचानक से एक आर्टरी बंद हो गया तो हार्ट का जो आर्टरी जो सप्लाई कर रहा है वो काम करना बंद कर देगा। वो मूवमेंट खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है। धीरे धीरे वो जो हार्ट का मसल है वो डेड होना चालू हो जाएगा। तो जितना जल्दी उस आर्टरी को खोल दिया जाए उतना जल्दी हार्ट की मसल्स काम करना चालू कर देगी और हार्ट का जो डैमेज जो बोलते हैं, डैमेज हार्ट का नहीं होगा। जिस तरह आप जितना जल्दी आप खोल दीजिएगा, ब्लैक नहीं होगा तो क्या होगा? तुरंत उंगली रिकवर कर जाएगी। अगर पूरा ब्लैक हो गया आप उसको खोलिएगा तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आपको साइकोलॉजिकल लगेगा कि मैंने खोल लिया है, लेकिन एक्चुअल में तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हार्ट अटैक जब भी होता है तुरंत इलाज चालू करना है। और हार्ट की आर्टरी खोलने का सिर्फ 2 ही तरीका है, एक तो मेडिसिन है
और दूसरा एंजियोग्राफी करके उसको तुरंत उसको खोल देना, एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करके खोल देना हार्ट की आर्टरी को। सिर्फ 2 ही तरीका है। जो मेडिसिन का तरीका है वो 100% सक्सेसफुल नहीं है। मेडिसिन में देखा गया है कि 30 से 50%, मतलब कुछ मेडिसिन ऐसा है जिसमें सक्सेसफुल 30% है, किसी में 50% है, और एंजियोप्लास्टी का तो 100% सक्सेस रेट है। ये एंजियोप्लास्टी का और बाकी सब विषय में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले और एक जानना चाहेंगे कि ये जो अर्ली एज में जो लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, तो इसका मेन कॉमन क्या क्या कॉजेस हैं? अर्ली एज में सबसे ज्यादा तो मैं मान के चलता हूँ स्मोकिंग सबसे बड़ा रीजन है, जेनेटिक रीजन के साथ स्मोकिंग। क्योंकि कई बार मैं गांव में भी गया हूं, तो गांव शहर में तो नहीं देखा हूं, लेकिन गांव के जो बच्चे हैं 12-13 साल में स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं और बीड़ी पीना चालू करते हैं, है ना। वो बहुत डेंजरस है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उन लोगों को तो बहुत कुछ, मतलब उन लोगों का बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा, जैसे कि खाना पीना से शुरू करके बहुत सारी चीज। क्या है वो? देखिए, लाइफस्टाइल जो खाने के बारे में बोला जाएगा, तो सबसे पहले तो हमारा जिसमें भी चिकनाई रहती है, फैट लगा लीजिए, फैट की क्वांटिटी कम होना चाहिए। जो हम लोग जो सर्दियों में तेल जम जाता है, जैसे मान लो कुछ वनस्पति घी जम जाता है, पाम ऑयल जम जाता है सर्दियों में, देसी घी जम जाता है, जो भी तेल घी जो सर्दियों में जम जाता है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, हम जो भी ऑयल आ रहे हैं, आप सरसों का ऑयल आ रहा है, अपना तिल का ऑयल आ रहा है, और कौन से ऑयल आते हैं, बहुत तरह के ऑयल आ रहे हैं, है ना, सोयाबीन का ऑयल आता है। तो कोशिश करिए उसको रोटेशन में इस्तेमाल करिए। सबका अलग अलग बेनिफिट है। मतलब आप 1 महीने सरसों का यूज कर लिए, 1 महीने तिल का यूज कर लिए, 1 महीने सोयाबीन का यूज कर लीजिए। तो इस तरह रोटेशन में यूज करिए। तेल का क्वांटिटी कम रखिए, अच्छा, है ना। और जो तेल एक बार गर्म होकर ठंडा हो जाता है वो बहुत डेंजरस रहता है। इस तरह मान लो आपने पूड़ी तल लिया, पूड़ी तलने के बाद तेल गर्म हो गया, तो उस तेल का क्या करते हैं? ऐसा तो घर में होते ही रहते हैं ना, कि जो तेल बच जाता है उसमें कुछ और कर लेते हैं हम लोग। तो वो ठंडा होने के बाद वो चीज खराब है, उस तेल को फेंक देना चाहिए। इसीलिए ये जो समोसा और ये सब जो मिलता है, वो भले ही अगर वो तेल, हालांकि वो पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, अगर वो तेल अच्छा भी इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि उनका तेल बार बार गर्म होता है ठंडा होता है, बार बार गर्म होता है ठंडा होता है, वो तेल बहुत डेंजरस है। तो वैसा तेल, मतलब गर्म होकर ठंडा वाला तेल बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, है ना। नॉन वेज पे आते हैं, तो यहाँ पे ये कल्चर है बंगाली लोगों में नॉन वेज ज्यादा खाना, है ना। तो आप चिकन खा सकते हैं, मटन अवॉइड करना है, कम तेल में बनाकर चिकन खा सकते हैं। मछली भी खा सकते हैं, लेकिन मछली को तलने में बहुत तेल लगता है ना। तो माइक्रो ओवन में बना सकते हैं, है ना, तरीका चेंज कर लीजिए। अंडा खाना है तो येलो पोर्शन अंदर का नहीं खाना है, व्हाइट पोर्शन खा लीजिए, अच्छा, है ना। और फल, फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल्स ज्यादा लेना है। नॉनवेज तो अवॉइड करना है अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। स्मोकिंग बंद करना है। अल्कोहल अगर ले रहे हैं बेटर है, उसको बंद कर दीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं बंद, तो सप्ताह में 2 पैक से ज्यादा मत लीजिए, है ना। बस यही है। ओबेस है तो अपना ओबेसिटी कम करिए। अगर हाइपरटेंशन है तो अपना बीपी कंट्रोल रखिए। अगर डायबिटिक है तो अपना शुगर कंट्रोल करके रखिए। बस ऐसा ही। और जितना अपना फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, उतना बेटर है। अच्छा, तो ऐसी 4-5 एक्सरसाइज अगर आप बोलेंगे, अब हमारे दर्शकों के साथ डिस्कस करेंगे कि देखिए, एरोबिक एक्सरसाइज सबसे अच्छा है। अच्छा, एरोबिक एक्सरसाइज में आपका वॉकिंग, मतलब थोड़ा तेज चलना, धीरे धीरे नहीं चलना, थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग, वो सबसे बेस्ट है। उससे कार्डियो रेस्पिरेटरी रिजर्व बढ़ता है उससे। अच्छा, तो हाई कोलेस्ट्रॉल जो है, ये क्या हार्ट अटैक का कारण है? देखिए, अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। बेसिकली ये मैं बताना आपको भूल गया कि हाई कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जब लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें एलडीएल रहता है, ट्राइग्लिसराइड रहता है और एचडीएल रहता है। तो ये उसमें ट्राइग्लिसराइड है वो बहुत हार्मफुल है। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल बेसिकली हमारा कार्बोहाइड्रेट से लिंक है। हम लोग जिस तरह अब चिकन में भी आलू बन जाता है ना, है ना। तो मतलब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो अवॉइड करना चाहिए। मतलब आपको तेल के साथ साथ
जैसे मान लो आलू हो गया, अब जैसे जूस पीना है, जूस पीना डेंजरस है, वो पूरा कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा। जूस में क्या है, पूरा कार्बोहाइड्रेट है। बेटर आप फ्रूट खा लीजिए। अपना कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक में पूरा कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप उसमें देखिएगा प्योर कार्बोहाइड्रेट है। तो हम इंडियंस लोग कार्बोहाइड्रेट डाइट ज्यादा लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, अब जैसे आप चावल खाते हैं, अब बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे ओपीडी में आते हैं, बोलते हैं अब डायबिटीज है, मैं चावल खाऊं कि नहीं खाऊं, मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया है चावल खाने के लिए। अब मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, आप कभी चेन्नई गए हैं कि नहीं? चेन्नई में आपको रोटी मिलेगा ही नहीं, तो वहां भी तो डायबिटिक लोग हैं, तो उनको तो कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा फिर, है कि नहीं? तो हम लोगों का जो खाने का तरीका है वो ठीक नहीं है। अब इस तरह चावल को खराब बोलते हैं, खिचड़ी को अच्छा बोलते हैं। और खिचड़ी किससे बनता है? चावल से ही तो बनता है। चावल से ही बनता है। तो उसके अंदर क्या है, दाल ज्यादा है और सब्जी ज्यादा है। तो हम चावल जिस तरह कंज्यूम करते हैं, दाल का पतला पानी मिला के, जनरली जो ट्रेंड है जिस तरह कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो प्योर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। कायदे से चावल है, उतना ही क्वांटिटी का आपका गाढ़ा दाल होना चाहिए, उतना ही क्वांटिटी का आपका सब्जी होना चाहिए, तो वो एक तरह से बैलेंस डाइट मिलेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे अपना मॉडिफाइड करना चाहिए। तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमें मतलब मेडिसिन से इतना ज्यादा भी हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम, हार्ट का जो प्रॉब्लम है होने से मेडिसिन से इतना ज्यादा भी खत्म नहीं होता है, लेकिन सर्जरी भी करना पड़ता है। नहीं, ये देखिए एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सर्जरी नहीं है। अच्छा। ये बेसिकली एक जस्ट एक कैथेटर लगता है, जैसे आपने सलाइन का बोतल चलता है तो सलाइन का वो इतना ही तकलीफ होता है और इतना ही कैनुला, थोड़ा मोटा कैनुला रहता है, बस उसी से सब चीज होता है। बेसिकली सर्जरी नहीं बोला जाए इसको। अच्छा, तो हम सभी अपने हार्ट को मतलब हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करें हर रोज, सभी को करना चाहिए क्या? जो मैंने आपको बताया कि एक तो कम से कम 7 आवर्स स्लीप, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, मॉर्निंग एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा, और खाने पीने में जो इससे मैं आपको बताया ये सब सुधार, और वही ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, इस सबको अपने को कंट्रोल करना है, डायबिटीज है तो सबको कंट्रोल करके रखना है। और आपको हार्ट अटैक हो गया है तो जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वो आपको लेना होगा लाइफ लॉन्ग। अच्छा, तो हार्ट अटैक की एक और भी कारण है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का, तो इसके विषय में थोड़ा डिस्कस करें। देखिए, एग्जाम्पल देके मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सोचिए एक पानी का पाइप है, पानी के पाइप में मिट्टी जमा है कहीं पे, पानी जाएगा तो क्या करेगा, मिट्टी को तोड़ने का कोशिश करेगा। ऐसे ही हार्ट का नली है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। अच्छा। ठीक है, जो ब्लड का प्रेशर है उस कोलेस्ट्रॉल को डैमेज करने का कोशिश करेगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा ब्लड का प्रेशर होगा कोलेस्ट्रॉल को उतना जल्दी तोड़ेगा। ऐसे पानी के पाइप में अगर मिट्टी जमा है, पानी अगर ज्यादा फोर्स से जाएगा तो मिट्टी को जल्दी तोड़ेगा, समझ रहे ना? तो ऐसे ही जब प्रेशर ज्यादा होगा तो जो कोलेस्ट्रॉल है, मान लो कोई आपका 50% ब्लॉकेज है कोलेस्ट्रॉल का, उसको ब्रेक कर देगा। अच्छा। तो ब्रेक करेगा तो बॉडी के अंदर सिस्टम में कहीं भी डैमेज होता है तो तुरंत ब्लड क्लॉट जम जाता है। जिस तरह आपको कहीं चोट लगेगा तो तुरंत ब्लड क्लॉट जम जाएगा। तो ऐसे ही अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल डैमेज होगा, मतलब जो भी प्लाक जो है, प्लाक जो भी डैमेज होगा तुरंत वहां पे क्लॉट जम जाएगा और आर्टरी 100% बंद हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर एक तरह से ब्लड का फ्लो तेज करता है, इस वजह से प्लाक रप्चर होने का चांस ज्यादा है, इस वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल वे है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वेट रिडक्शन। अच्छा। वेट रिडक्शन में अगर आप हर 10 केजी वेट रिडक्शन करने, मान लो कोई एक मोटा आदमी है, ओबेस आदमी है, 10 केजी वेट कम करेगा तो उसका 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बीपी कम हो जाएगा। अच्छा। तो आपको वेट रिडक्शन सबसे पहले है। दूसरा स्मोकिंग नहीं करना है, स्मोकिंग से बीपी बढ़ता है। अल्कोहल से बीपी बढ़ता है। अल्कोहल से हार्ट अटैक का संभावना कम होता है, लेकिन अल्कोहल से हाइपरटेंशन ज्यादा होता है। और डाइट, वेजिटेरियन डाइट, फल फ्रूट सलाद वेजिटेबल्स ज्यादा लेना और नमक कम खाना और मॉर्निंग एक्सरसाइज करना, वॉकिंग, ये नेचुरल वे हैं बीपी कंट्रोल करने के।
और बीपी आज की डेट में जो नॉर्मल बीपी है 120 टू 80 माना गया है। 120 से लेके 140 तक प्री हाइपरटेंशन ग्रुप है। अगर आपका 140 और 80 के ऊपर है तो आपको बीपी का मेडिसिन खाना होगा। अगर आपको डायबिटीज है तो 130 के ऊपर बीपी है तो आपको बीपी का मेडिसिन खाना होगा। तो बीपी को कंट्रोल करना होगा। और एक जो चीज है कि लोगों में बहुत सुना ही पड़ता है कि जो ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी है ये कब करना पड़ता है? देखिए, अगर मान लो हम एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी में अगर एक लीजन है, 2 लीजन है, मतलब कम ब्लॉकेज है, तो जनरली हम लोग वहां पे स्टेंट डाल देते हैं, उसको खोल देते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, मतलब एंजियोप्लास्टी फिजिबल नहीं है करना, तो ऐसे केसेस में बाईपास सर्जरी प्रेफर किया जाता है। अच्छा, और एक जो है कोरोनरी एंजियोग्राफी, हाँ, इस विषय में थोड़ा डिटेल्स में। देखिए, एंजियोग्राफी आम भाषा में देखा जाए तो कोरोनरी एंजियोग्राफी ही बात करते रहते हैं। अच्छा, जैसे कोरोनरी का मतलब क्या हुआ? हार्ट की आर्टरीज। बेसिकली एंजियोग्राफी हम कहीं का भी कर सकते हैं। हम यहाँ कैरोटिड एंजियोग्राफी कर सकते हैं। जिस तरह मान लो अब हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों एक ही बीमारी है देखा जाए तो। ब्रेन अटैक क्यों आता है? क्योंकि ब्रेन की आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा है। अच्छा, हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? हार्ट की आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा है। तो एक तरह से बीमारी तो एक ही है। अब कोलेस्ट्रॉल तो हर जगह जमा है। अब मान लो कोई आदमी को हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा है तो उसको तो ब्रेन की आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, है ना? तो हम लोग एंजियोग्राफी हम कहीं का भी कर सकते हैं। कैरोटिड एंजियोग्राफी कर सकते हैं यहाँ की आर्टरी का, किडनी की आर्टरी का एंजियोग्राफी कर सकते हैं। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि हार्ट की आर्टरीज का एंजियोग्राफी को कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। लेकिन आम भाषा में एंजियोग्राफी का लोग मतलब ये समझते हैं कि हार्ट की एंजियोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन एंजियोग्राफी कहीं का भी हो सकता है। अच्छा, तो ये जो एंजियोग्राफी और जो एंजियोप्लास्टी, इसमें क्या अंतर है? एंजियोग्राफी एक तरह से डायग्नोस्टिक हो गया कि आपको कहां पर ब्लॉकेज है। अच्छा, एंजियोप्लास्टी में क्या हुआ कि कहीं पर कोई ब्लॉकेज है तो वहां पर स्टंट के माध्यम से उसको खोल देने की विधि को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो एंजियोग्राफी और जो एंजियोप्लास्टी है ये कितना कॉस्टली होता है? एंजियोग्राफी हर हॉस्पिटल का अलग अलग रेट रहता है। एंजियोग्राफी का डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल 10 से 15,000 रुपया लगता है। एंजियोप्लास्टी का टोटल 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में सब एंजियोप्लास्टी हो जाता है। और एक जो परक्यूटेनियस मतलब पीटीसीए जो है, पीटीसीए को बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी को बोलते हैं। अच्छा, एंजियोप्लास्टी को एंजियोप्लास्टी को पीटीसीए बोलते हैं। अच्छा, तो आईएलएस हॉस्पिटल में क्या ये जो अवेलेबल है क्या? आईएलएस हॉस्पिटल में सबसे बड़ी बात है कि पता नहीं, मुझे आश्चर्य भी होता है, पूरे त्रिपुरा स्टेट में एक ही कैथ लैब है जहां पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है, और पूरा त्रिपुरा स्टेट में कहीं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जी का मशीन है और 24/7 पूरा कार्डियक फैसिलिटी है। टेक्नीशियन से लेके, सिस्टर से लेके, आईसीयू से लेके सब पूरा फैसिलिटी है, किसी भी तरह का हार्ट का पेशेंट हो। और सर्जन भी अवेलेबल है जो बाईपास सर्जरी करते हैं, वो भी 24/7 अवेलेबल है। तो सारा फैसिलिटी है हार्ट अटैक के पेशेंट का, किसी भी तरह का, हाई रिस्क से लेके हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, तो ये जो आपने जो बोला हाइपर टेंशन और जो हार्ट अटैक की जो कॉजेस आपने बोला, इससे अलावा और क्या कारण है? मतलब कैसे हार्ट अटैक क्यों होते हैं लोगों? हार्ट अटैक का जो मैं आपको बताया, जो जेनेटिक रीजन ही सबसे आप ये मेन मान के चलिए, कॉमन है, जो कॉमन ये जेनेटिक है। और ओबेसिटी भी एक, फीमेल्स के अंदर खासकर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। आपने आईएलएस के बारे में पूछा था, तो उसके बारे में बता दूं कि आयुष्मान का जो पेशेंट है, आयुष्मान के लिए एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है आईएलएस के अंदर। अच्छा, ये लोगों को जानकारी नहीं है। तो जो भी आयुष्मान के पेशेंट हैं उन सब में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी। इसमें जो आयुष्मान भारत का आयुष्मान भारत का जो स्कीम है, आयुष्मान भारत का जो स्कीम है, जिसके जो भी कार्ड होल्डर है उसका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी। अच्छा, तो ये जो हार्ट अटैक का जो इसके ओवरकम करने के लिए किसी को अगर हार्ट अटैक मतलब होने की आशंका है या इसके लिए कुछ ओवरकम करने के लिए कैसे वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, क्या करे इसके लिए? देखिए, वो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि सबसे पहले तो आपका ओबेसिटी कंट्रोल करना है। अगर ओबेस है तो एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग है तो स्मोकिंग बंद करना है, अल्कोहल है तो अल्कोहल ले सकते हैं थोड़ा बहुत, नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेना है, फल फ्रूट सलाद वेजिटेबल्स ज्यादा लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है,
भाई इन्हीं सब के चलते अपना हार्ट अटैक को किया जा सकता है। अच्छा, और थोड़ा डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा कि जो एक्सरसाइज है वो क्या करना चाहिए लोगों को हर रोज, मतलब वर्क के अलावा? वर्क के अलावा एक्सरसाइज, सबसे जो अच्छा एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइज है। जिम का एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइज होता है। अच्छा। आपका स्विमिंग हो गया, है ना, अपना वॉकिंग हो गया, है ना, साइकिलिंग हो गया, यही 3 एक्सरसाइज, या थोड़ा हल्का जॉगिंग हो गया, ये अपना बेस्ट एक्सरसाइज है। जितना हर आदमी का जितना भी कैपेसिटी है उतना करना चाहिए उसको। अच्छा, तो अभी हार्ट अटैक के विषय में तो डिस्कस कर लिया हमने, और अब कोरोना के विषय में थोड़ा, डायबिटीज, हाँ, डायबिटीज के विषय में भी थोड़ा डिस्कस करें तो अच्छा होगा। ये जो डायबिटीज लोगों में जो होता है, किसके लिए होता है? देखिए, डायबिटीज और हार्ट का बीमारी एक तरह से देखा जाए तो भाई बहन है। अच्छा। जिसको भी डायबिटीज है वो अपना, उसको हार्ट का डिजीज होना ही है। जनरली डायबिटीज लोग मतलब इग्नोर करते हैं। बेसिकली मैं देखता हूं कि ठीक है मेरे को हो गया, लेकिन डायबिटीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डायबिटीज भी जिस तरह हार्ट का बीमारी आपको मैंने जेनेटिक बताया, ऐसे ही डायबिटीज भी जेनेटिक चलता है। अच्छा। और ओबेसिटी मेन कारण है डायबिटीज का, और स्ट्रेस। किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में शुगर लेवल तुरंत बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज बहुत ज्यादा। इंडिया तो एक तरह से देखा जाए तो डायबिटिक हब बन गया है। इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, और डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक तरह से साइलेंट किलर है। डायबिटीज अगर किसी को है और उसको 15 साल के बाद तो उसको हार्ट का बीमारी, किडनी का बीमारी, अगर डायबिटीज को कंट्रोल करके नहीं रखा है तो होना तय है। तो डायबिटीज तो एक तरह से देखा जाए तो स्लो पॉइजन है। तो डायबिटीज के पेशेंट को तो अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना चाहिए बिल्कुल। 100 खाली पेट, 100 to 110, और खाना खाने के बाद 170 से 180। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायबिटीज को वही अपना जो आपको मैंने बताया कि डायबिटीज के पेशेंट को खाना जो है, जिससे दिन में कई बार खाना, जो जनरली ट्रेंड क्या है, आप सुबह खाना खाया, दोपहर में थोड़ा खा लिया, रात में खाना खा लिया। तो डायबिटीज के पेशेंट को सबसे ज्यादा है कि आपका जो खाना है, जितनी बार भी आप खा रहे हैं, पूरे खाने को डिवाइड करना होगा 5-6 बार, थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार खाना खाना होगा उसको। एक बार में कारण क्या है कि मान लो आपने एक बार खाना खा लिया, उसके तुरंत बाद तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर गैप ज्यादा होगा तो उसमें शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो स्टैटिक खाना खाना होगा। मतलब डायबिटीज के पेशेंट को जितना भी उसको पूरा खाना है, दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना होगा। ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना होगा, एरोबिक एक्सरसाइज करना होगा, और स्ट्रेस खत्म करना होगा, और मेडिसिन टाइम पे खाना होगा। जनरली क्या होता है कि जो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस देखा है कि मॉर्निंग का फास्टिंग शुगर चेक कर लेते हैं, अगर वो कंट्रोल में है तो बोलते हैं मेरा शुगर कंट्रोल में है। हाँ। इफेक्टिवली शुगर मॉर्निंग का भी होना चाहिए, इवनिंग का भी होना चाहिए, रैंडमली चेक होना चाहिए। तो किसी को अगर डायबिटीज है तो उनका मतलब लाइफस्टाइल आपने तो बोल दिया कि जो शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, उससे अलावा क्या करना चाहिए उन लोगों को? जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, वो कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज इज इक्वल टू IHD इक्वलेंट। IHD इक्वलेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, उसको दोबारा हार्ट अटैक होने का जितना रिस्क है उतना ही रिस्क डायबिटिक के पेशेंट का है। इस्केमिक हार्ट डिजीज इक्वलेंट, IHD इक्वलेंट बोलते हैं डायबिटीज के पेशेंट को। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसको कोलेस्ट्रॉल का दवा और खून पतला करने का दवा, एस्पिरिन, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है अगर वो 40 साल के ऊपर है तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको बेटर है अपना कोलेस्ट्रॉल का दवा। अगर लिपिड प्रोफाइल उसका नॉर्मल भी है तो कोलेस्ट्रॉल का दवा और एस्पिरिन स्टार्ट करना चाहिए। तो इस डायबिटीज का ये लक्षण क्या क्या होता है? डायबिटीज अगर बहुत ज्यादा है तो आपका यूरिन बार बार आएगा, कमजोरी आएगा, वेट लॉस होगा। अगर फीमेल है तो यूटीआई बार बार हो सकता है, इन्फेक्शन बार बार होगा, तो यही सब कमजोरी होगा बार बार होना। तो ये डायबिटीज के लक्षण है।
अच्छा, तो आपको तो पता ही है कि इंडिया में कोरोना बहुत फैल रहा है और हर रोज हमें एक्टिव केस हम लोगों को मिल रहा है, और त्रिपुरा में भी सेम ही केसेस, हर रोज हम लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोग कैसे मतलब प्रिकॉशन ले, कैसे ये मतलब ठीक से रहे, ये कुछ हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? अब सब गवर्नमेंट बोल ही चुका है कि अब डिस्टेंस गवर्नमेंट का तो है ही, जो रूल्स और रेगुलेशन, जो मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस, उससे अलग जिस तरह अब मैं जिस तरह यहाँ पे जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ या इधर उधर घूमता हूँ, तो जो मास्क है ना, इफेक्टिवली मास्क नहीं है। मास्क एक तरह से 100 पीस बन के रह गया अभी देखा जाए तो। नहीं तो मास्क इफेक्टिव मास्क प्रॉपरली लोग पहनते नहीं भी नहीं, और प्रॉपरली मास्क है भी नहीं। अच्छा, जो प्रॉपरली मास्क आपका जिस तरह N95 मास्क है, तो प्रॉपरली ये भी प्रॉपर मास्क नहीं है, तो प्रॉपर मास्क है ही नहीं। मतलब बहुत कम लोग प्रॉपर मास्क यूज कर रहे हैं, और डिस्टेंस तो कोई मेंटेन कर ही नहीं रहा है, तो प्रॉपर मास्क तो एटलीस्ट यूज होना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या हेल्दी फूड ऐसा कुछ मतलब? नहीं, हेल्दी फूड तो खाना ही होगा, हाई प्रोटीन डाइट लेना होगा, और वाटर अभी जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, आपको गर्म पानी पीना होगा बार बार, अब हाई प्रोटीन डाइट लेना होगा। अच्छा, तो आपने उस विषय में थोड़ा डिस्कस हम लोगों ने नहीं किया, जो ILS हॉस्पिटल्स में जो अब हार्ट अटैक के लोगों का जो मतलब ट्रीटमेंट का फैसिलिटीज क्या क्या है? हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट का फैसिलिटी जिस तरह मैंने आपको बताया, देखिए हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक कई तरह का होता है। कई बार बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब हुआ कि पेशेंट बोलेगा ही नहीं मेरे को हार्ट अटैक हुआ है। कई ऐसे हार्ट अटैक होते हैं कि पेशेंट अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाता है। तो बेसिकली हार्ट अटैक का सीवियरिटी, हार्ट अटैक का इफेक्ट कितना है, वो उस पर डिपेंड करता है कि जो हार्ट का आर्टरी है, ब्लॉकेज कहां पे हुआ है। अगर जिस तरह मान लो मैं यहां पे बंद करता हूं तो सिर्फ मेरा उतना उंगली डैमेज होगा, अगर मैं यहां पे बंद करता हूं तो मेरा पूरा यहां पे जाएगा, अगर मैं यहां पे बंद करता हूं तो मेरा पूरा हार्ट डैमेज होगा। तो ऐसे ही हार्ट के ऊपर जो आर्टरी है, उसमें जो ब्लॉकेज हुआ है, वो कहां पर ब्लॉकेज हुआ है। अगर वो बिल्कुल जहां से आर्टरी का ओरिजिन हो रहा है, जहां से आर्टरी का शुरुआत है, अगर वहीं पे बंद है, तो उस हार्ट अटैक का सीवियरिटी ज्यादा होगा, मतलब उसको इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर वही उसी आर्टरी के बिल्कुल आखिरी में अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होगा, तो हार्ट अटैक का सीवियरिटी बहुत थोड़ा होगा। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिम्टम कितना है, पेशेंट को तकलीफ कितना हो रहा है। कई पेशेंट ऑन स्पॉट डेथ हो जाता है, बैठे बैठे कोलैप्स कर जाता है, पता ही नहीं चलता क्या हो गया। तो उसका जरूर ऐसे पेशेंट का जो आर्टरी में ब्लॉकेज है बिल्कुल शुरुआत में हुआ है। अच्छा, तो डिपेंड करता है कि पेशेंट इमरजेंसी में जब पहुंचा, सबसे पहले तो इमरजेंसी में उसको जैसे ही पेशेंट डायग्नोस हो जाता है इस चीज में, तो तुरंत उसको मेडिसिन जो मैंने आपको बताया कि एस्पिरिन जो टैबलेट है, अगर आप समय पे अगर हार्ट अटैक के अगर आधा घंटे के अंदर अगर एस्पिरिन टैबलेट अगर पेशेंट ले लेता है, तो हार्ट अटैक की वजह से 50% 50% तक जो डेथ है वो रोका जा सकता है। तो सबसे पहले इमरजेंसी में जैसे ही पेशेंट आता है, तो उसको वही जो एस्पिरिन और जो भी जो प्राइमरी मेडिकेशन है हार्ट अटैक का, वो तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता है। अच्छा, और पेशेंट अगर कंसेंट देता है तो तुरंत उसको कैथ लैब में शिफ्ट कर लेते हैं, चाहे वो डे हो चाहे नाइट हो, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है। तो तुरंत एंजियोग्राफी कर लेते हैं, और एंजियोग्राफी करने के बाद अगर पेशेंट कंसेंट देता है या फिर ऐसा होता है, तो तुरंत उसको इलाज तो उसका वो खोलना ही है, हार्ट के आर्टरी को एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। कई पेशेंट बहुत सिक होते हैं, मान लो बीपी बहुत कम है, ब्लड, क्योंकि डिपेंड करता है कि डैमेज कहाँ पे हुआ है, तो कभी कभी पेशेंट को कर नहीं सकते हैं, स्टेबल करने के बाद करते हैं। तो अच्छा, सब तरह का फैसिलिटी अवेलेबल है ILS में, सभी तरह का फैसिलिटीज अवेलेबल। तो लास्ट में कॉरोनरी एंजियोग्राफी और जो PTCA जो है, उस विषय में और थोड़ा डिटेल्स में बोलिए। देखिए, एंजियोग्राफी बेसिकली हम लोग कहीं का भी बॉडी में कहीं का भी हम आर्टरी को अगर जांच करते हैं तो उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं। किडनी की आर्टरी का जांच करते हैं तो रीनल एंजियोग्राफी बोलते हैं। कैरोटिड की आर्टरी का करते हैं तो कैरोटिड एंजियोग्राफी बोलते हैं। अगर हार्ट की आर्टरीज का जांच करते हैं तो उसको कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। अच्छा, कोरोनरी एंजियोग्राफी जनरली जो होता है दो हाथ से भी कर सकते हैं, पैर से भी कर सकते हैं। अच्छा, हाथ से करते हैं तो उसको रेडियल एंजियोग्राफी बोलते हैं, पैर से करते हैं तो फीमोरल एंजियोग्राफी करते हैं। रेडियल एंजियोग्राफी के लिए आपको हॉस्पिटल में ज्यादा देर तक एडमिट रहने का जरूरत नहीं है। आप सुबह आइएगा, आफ्टरनून में आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे होता है ये?
रेडियल एंजियोग्राफी जस्ट जिस तरह आपको कैनुला लगता है ऐसे यहाँ पे एक कैनुला लगा के करते हैं। अच्छा। एक कैथेटर जाता है, उससे एंजियोग्राफी करते हैं। तो एंजियोग्राफी सिर्फ 5 मिनट का प्रोसीजर है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन एंजियोग्राफी करने के बाद पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी रहता है। इसीलिए एंजियोग्राफी करने के बाद 2-3 घंटे के बाद डिस्चार्ज करते हैं, तो इसीलिए समय लगता है। एक्चुअल में एंजियोग्राफी सिर्फ 5 मिनट का प्रोसीजर है। अच्छा। और पेशेंट मॉर्निंग में एडमिट होकर आफ्टरनून में डिस्चार्ज हो सकता है। और फीमोरल एंजियोग्राफी में 6 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। फीमोरल एंजियोग्राफी के बाद पैर को पेशेंट को थोड़ा सीधा रखना पड़ता है 6 घंटे तक, क्योंकि ब्लीडिंग होने का, चूंकि यहाँ का आर्टरी थोड़ा मोटा है, लार्ज वेसल्स है, तो ब्लीडिंग होने का थोड़ा खतरा रहता है। तो वो एंजियोग्राफी क्या सेम उसकी तरह ही? हाँ, उसकी तरह है, पर मतलब पैर को आपको 6 आवर्स तक सीधा रखना पड़ेगा। ब्लीडिंग होने का संभावना ज्यादा है। तो ये हो गया एंजियोग्राफी। और एंजियोप्लास्टी में, जो एंजियोग्राफी में अगर कोई ब्लॉकेज निकलता है तो उसको खोलने की विधि को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और स्टंट, जिस तरह आपको पानी का पाइप कहीं खराब हो जाए तो आप क्या करिएगा, वहां लोहे की गिट्टी लगा दीजिएगा। ऐसे ही अगर कहीं आर्टरी बंद है तो वहां पे मेटल्स के ऊपर दवा रहता है, तो वो ड्रग लूटिंग स्टंट बोलते हैं, तो वो लगा देते हैं ताकि हार्ट की आर्टरी का जो ब्लड फ्लो जो बंद है वो खुल जाए। उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। वो भी हाथ से भी हो सकता है, पैर से भी हो सकता है। एंजियोप्लास्टी में आपको 2 दिन तक हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए। एंजियोप्लास्टी तो मुश्किल 1 घंटे का, आधा घंटे का प्रोसीजर है, लेकिन उसके बाद ऑब्जर्वेशन। तो एंजियोप्लास्टी कैसे किया जाता है? एंजियोप्लास्टी से यहीं से हाथ से पैर से जैसे एंजियोग्राफी होता है वैसे ही उसमें तार जाता है, बलून लेके जाते हैं, फिर स्टंट लेके जाते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद आपको 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो हमारा वक्त भी खत्म हो गया है, तो आपको बहुत शुक्रिया कि आप हमारी स्टूडियो में आए और इतना कुछ डिस्कस किया। तो দর্শকরা আপনারা সবাই এতক্ষণ যে দেখছিলেন যে আমরা হার্ট অ্যাটাকের বিভিন্ন যে সমস্যা রয়েছে, হার্টের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, এবং এতক্ষণ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন আইএলএস হাসপাতালের যে ডাক্তার ডক্টর হেমন্ত কুমার গার্গ। তো আজকের মতো আমাদের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।